मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना q है, ठीक है। अब अगर ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर एक कोई पॉइंट है यहाँ पर p पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा उसके बारे में बात करते हैं। बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज इसका ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एक चीज हम देख रहे हैं कि देखो ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के ऊपर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वेक्टर है आपका r और दूसरा है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर जो है वो इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकाला गया मैग्नेटिक फील्ड का वो आया आपका इस तरीके से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू, और फिर जाकर के v क्रॉस r किया गया, क्रॉस प्रोडक्ट में इसको डील किया गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर r स्क्वायर तब करोगे जब ये यूनिट वेक्टर होगा, यहाँ पर r क्यूब करना है, ठीक है, यहाँ पर r क्यूब करेंगे, क्यू भी अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये आया आपका एक्सप्रेशन, है ना। अब देखो इसमें और क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है, जैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पर क्यू वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आर और एक आर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपको बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बताने का तरीका, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड को इसको मेजर किस में करते हैं, तो मेजर करते हैं इसको हम लोग टेस्ला में, ठीक है, मेजर इन टेस्ला। अब देखो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ये डिटेल दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दिख रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें म्यू नॉट क्या होता है, ये आपको परमिएबिलिटी होता है, ठीक है, क्या होता है परमिएबिलिटी। अब ये परमिएबिलिटी का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, तो परमिएबिलिटी का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, -4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, और इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर इतना यूनिट इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये परमिएबिलिटी, इसको क्या कह रहे हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर मान लो बार मैग्नेट रखा हुआ था, ठीक है, तो बार मैग्नेट रखा हुआ था, दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पर है, तो दोनों में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। जब यहाँ पर एयर है, अब क्या करते हैं, बीच में हम यहाँ पर एक वॉल लगा लेते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल का बना हुआ वॉल ले आएंगे, तो क्या उस सिचुएशन में यहाँ पर सेम फोर्स लगेगा, तो नहीं, सेम फोर्स नहीं लगता है। जैसे अगर आप मान लो आप अपने हाथ को बीच में ले आओगे, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में सेम फोर्स जितना पहले लग रहा था उतना फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन ये हो गया कि ये जो यहाँ पर लेयर आया है वो उतना परमिएबल नहीं है, ठीक है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ए परमिएबिलिटी ऑफ दिस मीडियम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस म्यू नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ साथ चार्जेज हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, फिर जाकर के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, तो इन सारे चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो 4.5 नैनो कूलम है, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5 नैनो कूलम, यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है, और along लाइन y इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये y एक्सिस पे अगर देखा जाए तो y इक्वल टू 3 इस लाइन के along वो मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन,
ठीक है, आपको कहाँ पे और निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट पॉइंट x इक्वल टू -4 एंड y, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 और y 3, तो ये पॉइंट जो है P, उसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला था, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। या तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते, क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू और वी क्रॉस आर कैप, यहाँ पर आर कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब आर स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ये सारे टर्म्स v वेक्टर के बारे में, r वेक्टर के बारे में, हम सारे वेक्टर के बारे में एक एक करके चीजों को लिखेंगे। देखो सबसे पहले जो वेलोसिटी है, अभी इसका मैग्नीट्यूड तो ये है लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, है ना। पहले यहाँ पर v वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, vi कैप, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर मेन है r वेक्टर को देखने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया आपका -4,3, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना, तो इस पॉइंट पे निकालना, ओरिजिन पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ठीक है। तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो इस तरीके से ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जब आप निकालते हो तो यहाँ पर कैसे निकालते हो किसी भी पोजीशन वेक्टर का, जैसे देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था x, y, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते थे, यहाँ पर निकालते थे कैसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, x -0 आई कैप प्लस वाई -0 जे कैप, ये काम कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि x के जगह पर क्या है, 0 है, और ये यहाँ पे मतलब यहाँ पर देखो जिस पॉइंट पे एरो रहेगा, जिस पॉइंट पे आपका एरो रहेगा, जिस पॉइंट पे आपका एरो रहेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका एरो रहेगा उसको आगे लिखते हो, और जहां पर ये क्या कहते हैं इसका टेल रहता है, हेड, सॉरी ये एरो का ये हेड यहाँ पर है और टेल यहाँ पर है, तो टेल को माइनस कर रहे हो यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर हेड कहाँ पर है, यहाँ पर है हेड आपका, और टेल कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका टेल, ठीक है। उसी तरीके से 0 माइनस क्या करना पड़ेगा, -4 आई कैप, ठीक है ना, इसको ऐसे लेकर चलोगे, और फिर जाकर के यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 -3 जे कैप। तो यहाँ पर आर वेक्टर का वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना हो जाएगा, 4 आई कैप -3 जे कैप, ये वेक्टर हो गया आर। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो जब आर वेक्टर आ गया उसके बाद क्या करेंगे, आर कैप निकालना। तो आर कैप निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 4/5 आई कैप -3/5 जे कैप, ये हो जाएगा आपका आर कैप का वैल्यू, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग पॉइंट के फॉर्म में दिखाएं तो 0.8 आई कैप -0.6 जे कैप, ये हो जाएगा आपका आर कैप का वैल्यू। अब इस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व निकालने की कोशिश करते हैं। देखो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर काम करते हैं, ये v क्रॉस r जो है ना ये टर्म निकाले, तो इसके बाद इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऊपर में वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नीचे है 4 पाई, तो इसका बेसिकली वैल्यू होगा कितना, 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पर चार्ज की बात करें तो चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर सेपरेशन, तो सेपरेशन का मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड तो तुमको पता ही है ना कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा वो तो 5 होगा, तो सब कुछ तो पता है, मेनली हम लोग को v क्रॉस आर कैप का वैल्यू निकालना है, तो v क्रॉस आर कैप हम लोग को निकालना है। तो v का वैल्यू कितना है, तो v आई कैप क्रॉस क्या करना है यहाँ पर 0.8 आई कैप -0.6 जे कैप करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो i का i के साथ क्रॉस तो 0 होगा, i का j के साथ जब क्रॉस करोगे तो k कैप मिलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0.6 v k कैप, इतना रिजल्ट आएगा, है ना, 0.6 v k कैप। अब देखो इसके बाद हम लोग फाइनली अब आंसर निकालने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो आंसर निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पर, म्यू0/4 पाई इंटू, फिर से लिख लेते हैं Q इंटू V क्रॉस R अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू
तो यहाँ पर 10 टू द पावर -7 तो हो गया सबसे पहले, ठीक है ना। अब ये जो माइनस है उसको हम पहले ही यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भूल ना जाए। चलो अब चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4.5 नैनो कूलम, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -9 ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद वेलोसिटी कितना दिया होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 7, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया इसका वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो माइनस जो है हम लोग यहाँ पुट कर लिए, 0.6 यहाँ पर पुट किया हुआ है, v यहाँ पर पुट किया हुआ है, और यहाँ पर फाइनली k कैप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि v क्रॉस r का वैल्यू जो हुआ k कैप, और नीचे क्या करना है हम लोग को, नीचे हम लोग को कितने से डिवाइड करना है, तो 5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसको सॉल्व करके लाओगे तो कितना आएगा 3.89 इंटू 10 टू द पावर -10 k कैप, ये टेस्ला में रिजल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये माइनस के कैप में, जैसे अगर मान लिया जाए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर अंदर में है ना। तो यहाँ पर आप अगर वैसे भी देखोगे v और ये r है, तो v क्रॉस r जब आप करोगे, ठीक है ना, v क्रॉस r कैसे करोगे, तो जहां पर v है वहां पर अपना हाथ ले जाओ, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, r क्रॉस ए क्रॉस बी निकालने का जो तरीका होता है, तो उस तरीके से करोगे तो ये इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, अ चार्ज प्लस 2q मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, तो एक चार्ज यहाँ पर +2q दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, ये किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v, तो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अ सेकेंड चार्ज -q मूव्स हॉरिजॉन्टली, तो -q चार्ज जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है, टू द राइट विथ सेम वेलोसिटी v, तो ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, +q, कहाँ है थर्ड चार्ज, तो यहाँ पर है, वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी यहाँ पर दिया। अब एक पॉइंट P जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a अवे फ्रॉम ईच चार्ज एज शोन इन द फिगर, तो यहाँ पर a P पॉइंट है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो इतना तो बात समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें μ0/4π, ठीक है, उसके बाद क्या लिखे यहाँ पर Q, और यहाँ पर क्या होगा V क्रॉस R कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एक चीज समझ में आता है यहाँ पर कि ये एंगल जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर जब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर VR यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी एक के ड्यू टू अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा μ0/4π, और फिर यहाँ पर QV अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, सबके केस में। तो इसको हम लोग क्या मान रखे हैं, इसको हम लोग मान रखे 1, एक को मान रखे 2, देखो इसको मान रखे थे हम लोग 1, इसको मान रखे हम लोग क्या 2, और इससे मान रखे हम लोग क्या 3, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते तो चलो B1 निकालते, तो B1 का वैल्यू निकालते तो कितना होगा, तो μ0/4π, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो ऐसे ही दिखाएगा। अब उसके बाद चार्ज कितना है इसके पास, तो 2q है, अभी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, और यहाँ पर सेपरेशन कितना a स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे निकालना था ये चीज, तो v क्रॉस क्या करना था, यहाँ पर v क्रॉस r करना है, तो देखो v किधर है, ऊपर की तरफ है, और r किधर है, इधर की तरफ है, तो आप v क्रॉस r करोगे, v सामने है, देखो v सामने है और r की तरफ हम टर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपवर्ड बाहर की तरफ दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम लोग बाहर की तरफ दिखा सकते हैं, कैसे, तो k कैप की तरह, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग इस डायरेक्शन को x एक्सिस मानते, इस डायरेक्शन को अगर y एक्सिस मानते, तो बाहर के डायरेक्शन को z एक्सिस मानना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो B1 का वैल्यू निकल गया। अब उसी तरीके से B2 का वैल्यू निकालना है, कितना होगा μ0/4π, तो लिख ही दो, है ना। अब देखो यहाँ पर भी चार्ज कितना है, तो -q है, ठीक है। -q का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा वो समझते हैं। देखो यहाँ पर आप q लिख लो, v भी लिख लो, a स्क्वायर भी लिख लो,
अब आप V क्रॉस A करो तो V तो इधर है और A नीचे है, तो V क्रॉस A करोगे तो अंदर डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन चार्ज यहाँ नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। तो माइनस चार्ज होने की वजह से जब यहाँ पर V क्रॉस R कर रहे थे तो आपका डायरेक्शन कहाँ पर आ रहा था, अंदर की तरफ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसलिए वो बाहर की तरफ होगा। तो B1 B2 मिल गया हम लोग को, तो दोनों तो बाहर की तरफ। अब B3 की बात कर लेते हैं, तो B3 जो होगा वो कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर चार्ज भी क्यू है, V है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। अब V क्रॉस A करोगे तो ये भी ऊपर की बाहर की तरफ होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के। तो इन तीनों को आपको केवल सिंपली क्या करना है, ऐड करना है इस फॉर्मूले से। तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तो ये हो जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, राइट, ठीक है। मैग्नेटिक, अभी देखो हम लोग क्या पढ़ाई किए, अभी हम लोग पढ़ाई की कि अगर चार्ज अगर मूव कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला देखें। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या, कि अगर यही चार्ज अगर कोई करंट एलिमेंट में ट्रैवल कर रहा हो, जैसे अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अगर इस करंट कैरिंग वायर में अगर मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो इस करंट कैरिंग वायर से ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मान लो एक पॉइंट है P यहाँ पर, ठीक है, R डिस्टेंस की दूरी पे, तो इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ से, ठीक है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ कहता है यहाँ पर कि अगर मान लो इसको छोटा सा लेंथ को हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं, DL ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही लेंगे, ठीक है, इसका करंट के डायरेक्शन में ये एक वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, DL वेक्टर, और इसमें करंट R है। अब इधर वाला जो वेक्टर है ना उसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, R वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो DL वेक्टर है और R वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इस छोटे से एलिमेंट के ड्यू टू जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, उस वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज्यादा इसमें चार्ज करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ये जो लेंथ ऑफ वायर है, DL जो लेंथ है, जितना ज्यादा करंट ये जो एलिमेंट का लेंथ आप लोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। और तीसरा चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर किया गया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का बीच का सेपरेशन जो है उसको आप बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जा रहा है। तो ये सब चीज देखने को मिला, ठीक है। तो इन सब को समराइज करने के बाद उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई डी एल क्रॉस आर। और दूसरी बात जो है ना यहाँ पर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर इस केस में इसका डायरेक्शन, अच्छा देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये जो होता है एरो बाहर की तरफ जब आ रहा होता है, और ये जो होता है एरो जब अंदर की तरफ एरो जा रहा होता है, ठीक है। तो जहां भी ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो इसका मतलब क्या, आउटवर्ड समझेंगे, क्या समझेंगे, आउटवर्ड समझेंगे, और ये समझेंगे क्या, इनवर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका आउटवर्ड, ये हो गया आपका इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखाई पड़ेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाते हुए अंदर, ठीक है। तो अब वो डायरेक्शन यहाँ पर अंदर कैसे आएगा, तो वो डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स किया गया जब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को लाएंगे। तो आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होगा। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ पर आया एक चीज और जो पहले भी देख चुके हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। और उसके बाद आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। और इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में ना लिखा जाए, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे आप, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर जो था डीएल आर होगा, बाईस यहाँ पर ऊपर में भी एक आर होगा, नीचे में आर क्यूब था, तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एट द एंड बचेगा आपका इतना ही, ठीक है। और फिर से यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट में, एसआई इन एसआई यूनिट समझना है इस चीज को। अच्छा देखो अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं
कि ये जो बायो सेवर्ट्स लॉ था, ये कहीं ना कहीं आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ से कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है रिजेंबल कर रहा है, वहां पर भी था उस तरीके से। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ कुछ अंतर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अब हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है कूलम्ब्स लॉ और बायो सेवर्ट्स लॉ में, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट है इस चीज को, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन बायो सेवर्ट्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। दोनों लॉ में क्या सिमिलैरिटी है और क्या अंतर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, एक एक करके पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों जो है ना वो लॉ, एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ, और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ जो है वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये भी लॉन्ग रेंज है। तो पहला तो सिमिलैरिटी ये हो गया। दूसरा चीज है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाता है। तो दोनों चीज जो है वो सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बायो सेवर्ट्स लॉ होता है ये प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो डीएल करंट जा रहा था, आई अमाउंट ऑफ करंट जो था, ये करंट एलिमेंट को हम लोग क्या डीएल, तो यहाँ पर जो सोर्स हो गया वो क्या है, वेक्टर है। एक करंट एलिमेंट जो है जिसको हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं, करंट एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, करंट एलिमेंट बोल रहे हैं। तो प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स, ये क्या होता है, वेक्टर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो कौन है, आईडीएल, ठीक है ना। और ये जो होता है, ओके यहाँ पर बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है, प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। और यहाँ पर सोर्स क्या होता है, तो चार्ज, ठीक है, दैट इज चार्ज। तो ये थोड़ा सा दो सिमिलैरिटी के बाद यहाँ पर एक डिसिमिलैरिटी हो गया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल रखा रहेगा, ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है इलेक्ट्रिक, या तो इस तरीके से या तो इधर। लेकिन इस केस में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये किसके अलोंग होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो लाइन ज्वाइनिंग क्या, सोर्स एंड फील्ड का पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी जो होता है इज परपेंडिकुलर टू, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing displacement vector, ठीक है ना, r एंड करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर हो जाता है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद
ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या है, इज एंगल डिपेंडेंट। ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट ऑन एंगल हो जाता है ना। बट अगर यहाँ पर देखा जाए चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंगल, डिपेंडेंट ऑन एंगल, यहाँ पर ये डिपेंड नहीं हो जाता एंगल पे, ठीक है। ओके, तो ये सब सारी चीजें हैं जो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के, अगर एनसीईआरटी के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको देखना पड़ता है क्या, 1/4πε0, और मैग्नेटिक फील्ड में आप देखते हो क्या, μ0/4π, ठीक है ना। तो एक काम किया गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को जब मल्टीप्लाई किया गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो क्या कैसे लिख सकते हो, 1/4πε0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 मल्टीप्लाई बाय μ0/4π, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7। तो क्यों ना अगर हम इन दोनों का वैल्यू निकालना है तो एक काम करते, 4π इधर भी मल्टीप्लाई करते, 4π इधर भी मल्टीप्लाई करते, काम हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/4πε0 का वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 10⁻9, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर, ये μ0/4π का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व किया गया तो यहाँ पर रिजल्ट आया वो कितना है, 9 × 10 टू द पावर 16 आया, ये 7 जो है नीचे आ जाएगा। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर μ0 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो आ रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो यहां से हम लोग c² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है ना। देखो अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली dl क्रॉस r, ठीक है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्ट, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बस केवल इसको इतना बस ध्यान देना है। देखो अब यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एक ऐसे वायर के थ्रू जो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले। अब इसका एक एंड जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा एंड जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। देखो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस पूरे करंट कैरिंग वायर में एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर किए, ये एलिमेंट है, करंट एलिमेंट आपका ये हो गया, ठीक है। इसका लेंथ कितना हम लोग ले dl, अब इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो करंट एलिमेंट है वो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेट, इस करंट एलिमेंट के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर तो आपका ये हो गया। अब देखो ये जो d, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो dv इज इक्वल टू क्या होता था, μ0/4π idl r, idl, और उसके बाद फिर क्या करते थे हम लोग, साइन थीटा लिखते थे, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें ये जो थीटा था वो क्या था, थीटा जो था वो था एंगल बिटवीन कौन सा डीएल एंड आर, ठीक है ना, डीएल और आर के बीच में। मतलब अभी यहाँ पर ये एंगल जो अल्फा और बीटा लिया हुआ उससे इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर डीएल ऊपर में है और आर इधर है, उन दोनों के बीच का एंगल है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर फिर से देख, यहाँ पर थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं, μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा गौर से, इसमें कहाँ कहाँ चेंज लाया जा सकता है। तो देखो एक काम सबसे पहले हम लोगों को करने का जरूरत है कि अगर ऊपर में अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जो होगा वो होगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो जब ये पाई माइनस थीटा हो गया तो अब ये एंगल का पता होना जरूरी था, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में इस
इस ट्रायंगल में बहुत सारे लेंथ दिए हुए हैं, उसकी इंटरकनेक्शन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो आर है ना, ये आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट का इस करंट एलिमेंट से, मतलब ये करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्यों ना इस एल को और आर को इसके टर्म में लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल हो गए ना, उन वेरिएबल को हम लोग कम वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम करेंगे कि इन दोनों को, किसको किसको, यहाँ पर एल दिया हुआ, एल बाई आर, स्मॉल एल बाई आर जो है वो क्या है आपका, एक सेकेंड, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कॉट पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर कॉट पाई माइनस, क्योंकि यहाँ पर बेस पहले लिख लिए हम लोग और परपेंडिकुलर जो है उसको बाद में लिखे। ठीक है, तो यहाँ से L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, R कॉट पाई माइनस थीटा। L इज इक्वल टू R कॉट पाई माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो एक काम करो, इसको dl बाई डी थीटा निकालो, dl अपॉन डी थीटा। तो जब dl अपॉन डी थीटा निकालोगे तो यहाँ पर आएगा आपका r, ये cot पाई माइनस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, राइट। तो इसको फिर कॉस का, कॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो भी तो माइनस में आएगा, है ना, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सिंपली दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट करते हुए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से dl इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, r कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dl का वैल्यू, ये जो dl का वैल्यू आपको दिख रहा है वो चीज निकल गया। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r, इन दोनों में रिलेशन, चलो देखो यहाँ पर, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने का मतलब देखो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r। ठीक है ना, कैपिटल R बाई स्मॉल r, तो यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स r कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्मॉल r भी हो गया और यहाँ पर dl हो गया, दोनों को अब हम लोग आगे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो जो फ्रेश सब कुछ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद क्या था यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर dl इज इक्वल टू कितना है, r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर और दूसरा रिलेशन क्या हुआ है, स्मॉल r इज इक्वल टू r कॉसेक थीटा। चलो अब इस दोनों चीज को यहाँ पर पुट करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, dl के जगह पे r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और उसके बाद फिर यहाँ पे साइन थीटा तो रहेगा ही, एंड डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या रखेगा, वही चीज रहेगा, r कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई हो जाएगा, और उसके बाद साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जरूरत है, तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ से ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो फिर इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये चीज तो आ गया, इधर क्या लिखोगे, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे चीजों को डील किया जाएगा वो समझते हैं। ये जो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो ये वायर था, यहाँ पर एक एंगल ऐसे है, दूसरा एंगल ऐसे। अब यहाँ पर ये जो डी थीटा है ना, उसको हम लोग को देखना है कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको समझते हैं, नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे डीएल किधर था, ऊपर था। ठीक है,
और आर किधर था, इधर था, ठीक है ना। तो ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल था इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा वन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा टू, ठीक है। लेकिन डीएल का डायरेक्शन तो ऊपर है और आर का डायरेक्शन तो इधर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर यहां से लेकर के ऊपर तक अगर आपको कवर करना है, ये एंगल थीटा वन और ये एंगल थीटा टू हम लोग जान के लिए, क्यों लिए हैं जान के, क्योंकि इधर का एंगल जो है ना हम लोग लाइक यहाँ पर बीटा लिखे और यहाँ पर अल्फा लिखे। फिर क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, पहले तो इसको रिजल्ट को थीटा वन थीटा टू के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ये चीज भी तो हम लोग को पता है ना कि अल्फा प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। और फिर हम लोग थीटा टू की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, और फिर फाइनली जो रिजल्ट होगा वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में लाएंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये अगर दोनों एंगल पता रहेगा ना तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब लोग स्टेप वन में यहाँ से थीटा वन से 180 माइनस थीटा टू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इतना आ गया। अब उसके बाद जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा आपका साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। जब यहाँ से थीटा वन से 180 माइनस थीटा टू तक इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, तो अपर लिमिट डालोगे लोअर लिमिट डालोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, और एक चीज छूट रहा है यहाँ पर, आर छूट रहा है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये छूट रहा है, ठीक है। ऊपर से आप लोग मैच कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू, ठीक है, cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू। अब उसके बाद ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उसको हम लोग मेजर करेंगे। देखो यहाँ पर थीटा वन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा वन के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग थीटा वन प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा वन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, और थीटा टू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आर तो लिखेंगे ही, साथ साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस क्या, बीटा प्लस cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा रिजल्ट आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है ना। तो यहां तक जब आप सीख गए, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ध्यान बस इतना रखना है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये अगर करंट कैरी हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना होगा कि यहाँ से चलता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन निकालना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। अब उसके बाद एक सबसे इस एंड पे और दूसरा हो गया आपका इस एंड पे, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंगल जो है वो इधर से ले रहे हैं, दूसरा एंगल इधर से ले रहे हैं, तब जाकर के आप रिजल्ट ला रहे हो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, समझ रहे हो। तो ये जो अल्फा और बीटा है वो ऊपर में एक अल्फा हो गया, नीचे में एक बीटा हो गया, ठीक है ना। अब कई बार केसेस बदलेंगे, ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर करंट एलिमेंट होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो वैसे सिचुएशन में आपके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा, और फिर जाकर के यहाँ पर अल्फा और बीटा जो होगा ना उसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना पड़ेगा। एक एक एंग इस पॉइंट से लाइन बनेगा और दूसरा जो है वो इस पॉइंट से लाइन बनेगा, ठीक है। तो एक जो एंगल है ये तो आपका सही है, अल्फा है, लेकिन ये जो दूसरा एंगल जो बन रहा है वो बेसिकली आपको ऐसे नहीं लेना है, आपको कैसे लेना है वो बताते हैं। तो आपको नीचे से लेना है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चल करके ऐसे लेना है, ठीक है। एक एंगल जो है आप ऊपर मेजर कर रहे हो और दूसरा एंगल जो है आप नीचे मेजर करना है, ठीक है। तो ये एंगल, तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर ये एंगल जो है वो बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 360 माइनस बीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बीटा के जगह पे 360 माइनस बीटा पुट करोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन 2 पाई माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर और यहाँ पर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा, है ना। और ये तब होगा जब ये जो बीटा है आप ऊपर, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, या तो फिर
फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस बीटा से। तो आप डायरेक्ट माइनस बीटा भी लिख सकते हो, और इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए काम करना है तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये केस फर्स्ट ले लेते हैं, इसको केस सेकंड लेंगे, और ये केस थर्ड। ठीक है, अब इन तीनों केस में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, चलो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर इस कैपिटल आर के जगह पे स्मॉल आर लिखेंगे। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर, ये चीज तो हो गया। अब देखो ऊपर में एंगल कितना है, अल्फा बराबर भी फाई है और बीटा बराबर भी फाई है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन फाई। एक सेकेंड, साइन फाई प्लस साइन फाई कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू 2 साइन फाई। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू 2 साइन फाई, ये हो गया आपका मैग्नेटिक। अब इस सिचुएशन में देखो क्या है ना, कि ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली ऊपर जा रहा है, ये जो है वो नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे इनफाइनाइट, तो यहाँ पर अल्फा जो है वो भी 90 डिग्री बनाएगा, और इधर बीटा जो है वो भी 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि एकदम इनफाइनाइट कितना दूर ऊपर जाएगा, तो जितना ऊपर दूर जाता चला जाएगा, तो फाइनली एंगल जैसे जैसे ये लेंथ इसका बढ़ते चलाएगा, एंगल बढ़ते चला जाएगा, तो एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा 90, और ये भी 90। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, राइट। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, राइट। अब इधर देखते हैं। अब देखो इधर सिचुएशन क्या है, कि एक ऐसा वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, बट यहाँ पर क्या है कि इसके एक एंड पे ये पॉइंट पी है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक एंड पे जहां पर ये है वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन जो दूसरा जो है वो कहा जा रहा है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फिर से आप रिलेशन में क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन 90 एंड साइन 0, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप तीनों सिचुएशन को सॉल्व कर लोगे आराम से। अब देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर भी आपका एक ही वायर है। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका वायर एक ही है और वो वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो जब वाई एक्सिस के अलोंग है तो फिर हम इसको समझते हैं कि अब यहाँ पर कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो 3 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो करंट कैरिंग वायर है वो किधर होगा, तो करंट कैरिंग वायर जो होगा वो इधर होगा। ठीक है ना, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो पॉइंट पी है वो कहीं एक्स एक्सिस तो इधर है, वाई एक्सिस इधर है और जेड एक्सिस इधर है। ठीक है ना, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है कहां पर, एक पॉइंट ऐसे जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 2 4। ठीक है, मतलब वो x के अलोंग 3, y के अलोंग 2 3 y 2, और वो z एक्सिस के अलोंग जो है वो कितना जा रहा है 4। ठीक है ना, अब हम लोग को मतलब क्या है, मतलब तो हमको सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस से है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की बारी आएगा तो हम एक काम करते हैं। देखो अब लोग जेड और एक्स एक्सिस निकाल बनाते हैं। ठीक है ना, जेड एक्स एक्सिस मतलब ये जो है आपका क्या करते हैं, ये आपका ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये जो वाई एक्सिस होगा वो किधर की तरफ ले लेते हैं, वाई एक्सिस जो है हम लोग ले लेते हैं किधर की तरफ, इधर की तरफ ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पर ये जो करंट जो है पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेट करंट जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, करंट इधर की तरफ जा रहा है। अब ये जो लाइन है, अब देखो यहाँ पर इस प्लेन में पॉइंट को बताते हैं। ठीक है, पॉइंट को बताते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे वो कितने दूरी पे है।
तो एक्स एक्सिस से वो कितने दूरी पे है, तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वो 3 के दूरी पे, कितने दूरी पे है, 3 यूनिट दूरी पे है। और जेड एक्सिस से वो कितने दूरी पे है, तो यहाँ पर जेड एक्सिस यहाँ पर ये क्या है आपका 4 यूनिट दूर पे है ना, इस तरीके से। तो मेन जो है आपका इस करंट कैरिंग वायर से कितने दूरी पे बना रहा है ये चीज, इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। समझो सिंपली ऐसे कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर जो है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से करंट कैरिंग वायर किधर है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब ये करंट कैरिंग वायर को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। अब समझो कि इस एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 मीटर डिस्टेंस और वाई जेड एक्सिस की तरफ 4 मीटर डिस्टेंस, तो ये टोटल कितना दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। अब इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब ये क्या है आपका, देखो इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये चीज तो सेम रहेगा। देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहां तक तो आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या होगा कि इस आर का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और इस करंट का वैल्यू जो है क्या आपको पुट करना है यहाँ पर 10 एम्पियर, और फिर आप आराम से रिजल्ट निकाल लोगे, ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पर हम लोग को यही देखना था कि ये जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप तभी निकाल पाओगे जब थोड़ा सा 3 डायमेंशनली इमेजिन करोगे तब। देखो अब अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ का है जरूर, लेकिन ये दोनों एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो एक लाइन करंट कैरिंग वायर जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, और दूसरा करंट कैरिंग वायर जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, राइट। तो अब दोनों के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ निकालना है, पी पॉइंट पे, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। और दोनों का फिर अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, डायरेक्शन भी निकालना होगा, फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो अगर हम लोग इस वाले वायर को अगर हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, और इस वाले वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई, देखो इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे यहाँ पर 4 पाई, और आर की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, और यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90 लिखोगे। चलो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर ये करंट कैरिंग वायर, तो इसके तरफ अपना थंब रखो, ठीक है। उसके बाद जब अपना फिंगर जो कर्ल करोगे वो इधर की तरफ होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, इस वायर के रिटू कितना होगा, अंदर की तरफ। तो अंदर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, और यहाँ पर 2 हो जाएगा इसके ड्यू टू, और इसका डायरेक्शन किधर होगा ये। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 कितना करोगे, तो म्यू नॉट, और यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 2i, तो यहाँ पर 2i लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स, यहाँ पर भी साइन 90 प्लस साइन 90, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर लो, तो देखो यहाँ पर जो डीएल का डायरेक्शन है वो किधर है, इधर की तरफ है, करंट की तरफ। अब उसको तुम फिंगर की तरफ कर्ल करोगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगा वो ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये अगर किसके तरफ है, ये जे एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते क्या कि 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, और ये हो गया आपको, ये अंदर की तरफ दिखा रहा था माइनस के का, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा सेम मैग्नीट्यूड में, 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, और ये किधर की तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ। क्यों, तो आप इधर अपना फिंगर करो, और उसके बाद राइट हैंड को अपना कर्ल करोगे इस तरीके से, तो जब कर्ल करोगे तो फिंगर जो इस पॉइंट पे होगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और अगर वैसे भी नहीं पता तो एक काम करो, आप डीएल का डायरेक्शन किधर है, तो डीएल क्रॉस आर तो कर ही सकते हो, तो डीएल का डायरेक्शन किधर की तरफ है, के कैप की तरफ, ठीक है, क्रॉस आर, आर किधर की तरफ है, तो आई कैप की तरफ। तो अब के क्रॉस आई करके देखो, तो यहाँ पर आपको याद होगा ये वाला कर्व, आई ऐसे रखते हैं, जे ऐसे रखते हैं, एक सेकंड रुकना, जे ऐसे रखते हैं और के ऐसे रखते हैं,
तो देखो यहाँ पर k क्रॉस i की बात करेंगे, k क्रॉस i क्या मिलेगा आपको, j कैप। तो यहाँ पर j कैप मिल गया, सिंपली ये चीज। तो अगर आपको ये फिंगर कर्ल करके अगर करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के साथ चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखोगे आप बताओ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर लिखोगे आप b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो b1 और b2 का स्क्वायर जैसे आप निकालोगे रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज को आपको मेनली ध्यान रखने का जरूरत है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि एक पेयर ऑफ स्टेशनरी इनफाइनाइट, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, अ पेयर ऑफ इन स्टेशनरी इनफाइनाइट लॉन्ग bent wire is placed in xy plane as shown in the figure, ठीक है। कि यहाँ पर दो वायर है, इस तरीके से ये बेंट है ना। each wire carries a current of 10 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर करंट जो है वो 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें भी 10 एम्पियर है और इसमें भी 10 एम्पियर है। नाउ द सेगमेंट L and M are along x axis, ठीक है, ये वाला सेगमेंट और ये वाला एक्सिस, द सेगमेंट P एंड Q, तो P Q वाला जो है सेगमेंट, ये दोनों जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, सच दैट OS और OR, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ये जो डिस्टेंस है OS और OR वो कितना दूरी है, वो 0.02 मीटर की दूरी है, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओरिजिन। तो आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, तो बात को हम लोग समझते एक एक करके। देखो सबसे पहला काम कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई एक वायर के थ्रू पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो है, पहले एक वायर के लिए तो हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। एक सेकंड होल्ड करो। ओके, चलो देखो, अब अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो दिया हुआ कितना, 0.2। अब ये जो है वायर वो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ठीक है। और ये जा भी कहाँ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसमें देखो एक वायर है आपका P और एक वायर है आपका PR और दूसरा वायर है PM, सॉरी RM, है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस P और R वायर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये डिस्टेंस आपको पता है स्मॉल r दिया हुआ है। इस इसके ड्यू टू अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम मान लेते B1, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू स्मॉल r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन इधर बीटा का वैल्यू नीचे तो है ही नहीं, इसलिए 0 हो गया। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई, यहाँ पर आई छूट जा रहा है, 4 पाई आर, ये B1 के ड्यू टू आ गया। लेकिन देखो अगर दूसरा जो वायर है RM की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, एक सेकंड रुक जाओ। ये है पॉइंट O, ठीक है ना, ये है पॉइंट O, और उसके बाद अब इन दोनों पॉइंट की बात करते हैं, ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। अब देखो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, अब इसके दोनों एंड की बात करेंगे तो दोनों एंड जो है ना, यहाँ पर जो एंगल बना रहा होगा वो 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी करंट एलिमेंट जो है वो DL इधर की तरफ है और R जो है वो भी इधर की तरफ है, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो DL इधर की तरफ है और R जो है, R आपका किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, सॉरी DL और R। तो दोनों के बीच में यहाँ पर भी कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर B2 अगर इसके ड्यू टू है तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, ठीक है।
इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा और साथ साथ इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पर समराइज करते हैं चीजों को, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू पी आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू आर आरएम, ठीक है, और प्लस फिर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस एल और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस क्यू। इस तरीके से चार का के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब देखो इसमें हम लोग को समझ में आ गया कि दो जो है वो तो जीरो होगा, कौन कौन, एस एल, ये जो हो गया वो आपका क्या होगा, जीरो हो गया, और दूसरा कौन हो गया, आर एम, आर एम, ये दोनों हो गया, जीरो हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, तो इसके ड्यू टू जो डायरेक्शन होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप अपना थंब उसकी तरफ करो, पी आर करंट के डायरेक्शन में ऐसे करेंगे और उसके बाद टर्न करते हैं तो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं, क्रॉस। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके ड्यू टू भी सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम डिस्टेंस पे, तो इसके ड्यू टू भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ही मिलेगा। अब इसके ड्यू टू, तो करंट को ऊपर करो, देखो करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है ना, और वो आप टर्न करोगे तो ये अंदर की तरफ ये भी आएगा, तो यहाँ पर इसको भी ऐसे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा इस केस में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये भी नेट अंदर की तरफ। अब इसमें सारे चीज का वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, करंट का वैल्यू 10 एम्पियर था और आर की वैल्यू जो है 0.02 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे, सारा रिजल्ट देखते हैं कितना आता है। ये कुछ आना चाहिए 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला मीटर पर, टेस्ला भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखते हैं इधर, एक काम करते, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। देखो कह रहा है कि टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट एंड कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है। इट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ द वायर इन टू केसेस व्हेन द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो समझते हैं इस बात को, यहाँ पे दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एक ऐसे पॉइंट पे जो दोनों वायर से इतने दूरी पे है, तो वो दोनों, अब देखो यहाँ पर अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर, दोनों के बीच में क्या है, 0.1 मीटर का गैप। अब आपको निकालना है किसी दूसरे पॉइंट पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉइंट से, सॉरी, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो वो एटलीस्ट इस लाइन पे तो लाइन नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, दूसरे वायर को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एक हो गया वायर ए और दूसरा हो गया वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच का सेपरेशन, अच्छा देखो अभी पहले केस में क्या है, ये दोनों के सेम डायरेक्शन दे रहे हैं, तो एक का डायरेक्शन ऊपर की बाहर की तरफ, दूसरा यहाँ पे, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर, राइट। अब देखो जो तीसरा पॉइंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, दोनों से इक्वी डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर ये तो फर्स्ट केस है, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस आपका है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो वायर है, ठीक है, एक में करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, दूसरे में करंट जो होगा वो अंदर की ओर जा रहा होगा, और उस केस में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ओके। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बी ड्यू टू ए, बी ड्यू टू ए जो होगा और बी ड्यू टू बी जो होगा, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों 90 के बराबर हुआ क्योंकि दोनों ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो सिंपली ये आ जाएगा, है ना। इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं,
यहाँ तक समझ लेते हैं सारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब इस b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, सो 2 into 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 7, और उसके बाद करंट का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 10 एम्पियर है, और d का वैल्यू कितना है 0.1 है, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। तो मतलब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड जो होगा यहाँ पर, इस सिचुएशन को थोड़ा आसान कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। अब मेन जो गेम रह गया आपको डायरेक्शन का, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये क्या बना रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, करंट कैरिंग वायर है आपको बाहर की तरफ, तो DL क्रॉस R करोगे, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर DL क्रॉस R ही तो करना है ना। रुक जाओ, यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, कैसे निकले डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा टेंजेंट के अलोंग ऐसे होगा, BA जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका इधर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की तरफ जाएगा। आप सिंपली क्या करो, एक बार लाइक इसके क्रॉस वायर पे हाथ रखते हुए करंट के डायरेक्शन में इसको खाली कर्ल करते चले जाओ, तो दो डायरेक्शन मिल गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल भी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो जब 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, तो फिर आप दोनों का √3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता तो आप कर लोगे आराम से काम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री कैसे होगा, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे लेकर के चलते हैं कि इस लाइन से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर, और दूसरा बात ये जितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ऐसे समझ लेंगे, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, और तो फिर ये वाला ये एंगल 60, तो फिर ये एंगल 30 बनेगा ऐसे, और ये एंगल भी 30 बनेगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, आप लोग प्रॉपर शांत मन से सोचोगे तो आप आराम से पता कर पाओगे ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्योंकि जस्ट इस लाइन के परपेंडिकुलरली, मतलब ये वाला जो लाइन जा रहा था और ये वाला जो लाइन जा रहा था, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलरली ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में होगा मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर हम करेंगे, तो ए के ड्यू टू तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, वो तो आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन बी के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिस लाइन में पहले था उसी लाइन में होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो इस लाइन के ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे अगर, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ऐसे, ये एंगल बन रहा था 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था, तो फिर ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना है 120 डिग्री। तो जब एक वेक्टर इधर हो बी मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में 180 डिग्री 120 डिग्री एंगल हो, तो यहाँ पर बी नेट जो होगा वो कितना होगा बी के बराबर। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। समझ रहे हो। उसके बाद फिर कैलकुलेशन इजी हो जाता है, जब एक बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर हो गया उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। देखो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू 4 इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर इफ ईच वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओरिजिन। तो यहाँ पर हर एक वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो यहाँ पर मेनली आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन के बारे में बात करना सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर हर एक के ड्यू टू क्या होगा, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी, सबके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर समझते हैं इस चीज को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जब बड़ा कर ले रहे हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर किधर है, ये करंट कैरिंग वायर जो है इसको पहले यहाँ पर लिख लो, ये है आपका आउटसाइड और ये क्या है आपका इनसाइड, ठीक है। एक है आउटसाइड और दूसरा है इनसाइड। तो जब दोनों आउटसाइड इनसाइड की बात है तो यहाँ पर ये क्या है इनसाइड। तो इनसाइड में अगर आप ऐसे टर्न करके देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके ड्यू टू, इसको अगर 2 है ना तो ये B2 जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। कैसे होगा, आप लोग क्या करो, आराम से इसके डायरेक्शन में फिंगर करो और उसके बाद टर्न करके देखो। चलो B1 के ड्यू टू देखते हैं। तो B1 का करंट बाहर की तरफ है तो उसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। B1 B4 के ड्यू टू देखते हैं तो B4 जो है यहाँ पर किधर है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो B4 भी ऊपर की तरफ। अब इसी तरीके से जस्ट आप लोग को अपना फिंगर मूव करते हुए जस्ट देखना है यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट किधर है, अंदर की तरफ है, ये 3 है ना, तो B3 यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ये किधर की तरफ है, करंट किधर की तरफ है, इनसाइड, इनसाइड। तो थंब अंदर रखो, थंब अंदर रख करके ऐसे कर्ल करो तो आपको फिर यही डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर बात समझ में आता है कि देखो दो मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, तो B प्लस बी इधर और इधर भी दो मैग्नेटिक फील्ड, तो B और B प्लस बी इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या करोगे आप, 2B का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√2B। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जो अभी तक करते आ रहे हो वही यहाँ पर भी दोबारा से करना है, बस देखो थोड़ा सा एक एक करके हमको डील करना है। अब हम लोग काम क्या करते हैं कि इधर यहाँ से चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ तक चलते हैं। एक वायर, अगर देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 4 वायर है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है कि सबको बांट देना है। इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2 मान लो, इसको क्या मान लो 3 मान लो, इसको क्या मान लो 4 मान लो, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से डायरेक्शन के साथ काम करते रहना है। चलो अब हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला बात देखो, ये जो है B1 की बात करेंगे तो B1 का जो है करंट कैरिंग वायर जो है वो सीधे टारगेट कर रहा है O को, तो B1 का वैल्यू तो 0 होगा, क्योंकि किस केस में अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। तो सबसे पहले आप लोग B1 इज इक्वल टू क्या कर लो, 0 कर लो, ये तो काम हो गया। नाउ अब देखो B4 जो है ये भी एक आसान सा केस दिखाई पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, A है ना। तो देखो इसका एक एंड जो है वो 0 एंगल बना रहा है, इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना हो रहा है 90 डिग्री और बीटा का वैल्यू कितना हो रहा है 0 डिग्री। तो फिर B2 बराबर भी तो निकालना बहुत आसान है ना, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A और यहाँ पर 1 प्लस 0, राइट। तो यहाँ पर आपको म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई है, ये चीज तो कर लिए। अब हम लोग केवल इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा उसको तरफ थंब करो और इस तरीके से अगर मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना के कैप वेक्टर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अब मेन गेम जो रहा वो इन दोनों का रहा, सेकेंड और थर्ड को। तो जब सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे तो देखो डायग्राम को फिर से यहाँ पर बनाया हुआ, आप देखो सेकेंड कहाँ से ऐसे और ये थर्ड कैसे, ठीक है। अब ये जो प्लेन आपको दिखाई पड़ रहा है कौन कौन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एक्स जेड प्लेन जो दिखाई पड़ रहा है ना, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखो इस ये जो है एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका नीचे जो है वो आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से ऊपर जो है फोर्थ वाला वायर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 दिखाया गया।
और इधर जो है ये तो 1 करंट ऐसे जा रहा है ना। अब आपके पास जब आप ऊपर से देखोगे इसको, तो देखो ये जो 2 वायर है, 2 के केस में देखो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको और बीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो ये बनेगा क्या, एक स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर में ये एंगल कितना बन रहा है, 45, ठीक है ना। तो ये तो आपका, अच्छा चलो चलो, ये B2 नहीं था पहले, ये जो ऊपर में आप निकाले हुए B4 था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको पहले चेंज कर लेते हैं। ये क्या था हम लोग का, B4 था। B1 और B4 अभी हम लोग को पता चल गया। B2 की बात करेंगे तो B2 कितना होगा, तो वहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए तो लिख लेना है। देखो एक ही फॉर्मूला है, बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब एक एंगल कितना sin 0, दूसरा एंगल कितना sin 45। सिमिलर मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो B3 का केस में भी वही रिजल्ट आएगा। B3 के केस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। और B3 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी देखो, ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, और दूसरा एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, इंटू 1/√2। अब दोनों के डायरेक्शन के बारे में बात करना है। जब दोनों के डायरेक्शन की बात करना है तो आप क्या करो, सिंपल फिंगर देखो, सेकंड के ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इस यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा तो बिना लेट के यहाँ पर जे कैप लिख दो, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका ऊपर की तरफ ही होगा, तो इसमें भी आप जे कैप लिख दो, ठीक है। तो जे कैप में ये दोनों है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ा सकते हैं इन चीजों को। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर B2 प्लस B3, ठीक है, और प्लस B4 इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई ए, और आई ऐसे तो है ही, और 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा, 2/√2। तो ऊपर में रिजल्ट कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके ये आया, और ये किधर की तरफ है, जे कैप की तरफ। ऊपर वाला कितना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए के कैप, ठीक है। अब देखो ये जे कैप है, ये के कैप है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या निकालोगे, दोनों का स्क्वायर करके, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर करके आप आराम से इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हो, राइट। देखो बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो एक वायर को हम लोग यहाँ 1 मान लिए, दूसरे वायर को 2 मान लिए, और तीसरे वायर को क्या मान लिए, 3 मान लिए। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, फिर से कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ऑरिजिन। कहाँ पे निकालना है आपको, ऑरिजिन पे निकालना है, ठीक है। अब इसमें इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इट कैरीज करंट कितना, आई। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। सारा इंफॉर्मेशन है, बेसिक सारा इंफॉर्मेशन दिया है। अब चलते हैं हम लोग काम करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर काम करने के लिए आपको बहुत समझदारी बरतना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एक करके चीजों को डील करते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान लग रहा है उसकी बात करते हैं। सबसे आसान मेरे को लग रहा है कौन सा, ये थर्ड जो है, एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है, और करंट कैरिंग वायर जो है वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। ये है आपका करंट कैरिंग वायर। इसमें आई एम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, ए है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, आंख बंद करो, फिंगर कर्ल करके समझ में आ जाएगा तुरंत कि बाहर की तरफ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना हो जाएगा, B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पर साइन 91 बस, तो और दूसरा 0, तो इतना ही एक्सप्रेशन रहेगा। और ये बाहर की तरफ, दैट मीन्स ये के कैप की तरफ। चलो एक से हम लोग निश्चिंत हो गए। अब हम लोग ये सेकंड वाला भी आसान है, थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को ध्यान क्या देना पड़ेगा वो देखते हैं। हम लोग यहाँ पर ना एक्स जेड प्लेन बनाने वाले,
क्या बनाने वाले, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स बनाते हैं और इधर क्या रखते हैं, जेड। ठीक है, अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, जो सेकेंड वाला करंट कैरिंग वायर है, वो जेड एक्सिस से चलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जेड एक्सिस से चलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। आप लोग इसको ऑब्जर्व करके देखो। ठीक है, ये जेड एक्सिस के अलोंग आते हुए वो फाइनली एक्स एक्सिस को मिल रहा है, राइट। ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है। अब देखो, ये करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर होता और नीचे होता, उसकी वजह से क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा केवल मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा केवल डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर ए डिस्टेंस पे है, तो इसके ड्यू टू मैग्नेट यहाँ पर भी अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री और बीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर B2 बराबर भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये चलो ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपना थंब रखेंगे नीचे की तरफ और इस फिंगर को कर्ल करेंगे। कर्ल करेंगे तो ये आपको अंदर की तरफ दिखेगा, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ कौन सा एक्सिस, ये है जेड और ये है एक्स। ठीक है, जेड और एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर तो अंदर की तरफ जा रहे होगे। जेड एक्स अगर इधर है, एक्स और जेड इधर है, तो वाई एक्सिस अंदर की तरफ होगा। ठीक है, वाई एक्सिस अंदर की तरफ होगा। नहीं तो आप यहीं पर फिंगर को कर्ल करके ऊपर में देख सकते हो। तो ये जो होगा आपका डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, ये होगा आपका वाई एक्सिस के अलोंग। नाउ अब आखिरी जो है वो ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग को फिर से जेड और एक्स एक्सिस के अलोंग डील करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं और फिर नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस इधर है और जेड एक्सिस इधर है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है और ये मूव किधर की तरफ कर रहा है, ये जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, करंट जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। और ये आपका एंड कहाँ पे हो जा रहा है, तो यहाँ से ये ए डिस्टेंस दूर पे ही एंड कर जा रहा है। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है इसकी। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्ट सिचुएशन हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर ये एक एंगल बनाएगा, दूसरा एंगल बनाएगा, ये कहाँ पर जा रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा था करंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा, ए रहेगा। अब उसके बाद ये एंगल जो है वो अल्फा है और दूसरा जो एंगल है वो क्या है आपका, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे है, ये है आपका बीटा। ठीक है ना, तो अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, दैट मीन्स ये आपका कैसा एंगल, ये आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो इस केस में जब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जब आपको 1 के ड्यू टू ये वायर जो है वो 1 वायर है, तो इन केस ऑफ B1 देखो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू तो 90 डिग्री ही होना है, बीटा का वैल्यू जो है आप -45 डिग्री रखो। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ए, ऊपर में आई इतना तो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 45। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √2। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये हो गया आपका करंट कैरिंग वायर, तो ये डायरेक्शन जो होगा वो किधर, बाहर की तरफ, जेड एक्स से बाहर, बाहर की तरफ, तो ये माइनस जे कैप हो गया। ठीक है, आप इसको आप देख सकते हो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन क्या है, ये आपका किधर की तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर आर वेक्टर किधर है, यहाँ पर आर वेक्टर किधर है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, किधर, माइनस के कैप की तरफ जा रहा है। तो डीएल क्रॉस आर कर लो, अगर आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो रहा है तो डीएल क्रॉस आर कर लो।
फिर से सर्किल बनाओ, आई यहाँ पर लिखो, जे यहाँ पर लिखो और के यहाँ पर लिखो। थोड़ी देर के लिए माइनस माइनस को भूल जाओ क्योंकि दोनों में माइनस है, राइट। अब सिंपली आपको करना क्या है, डीएफ आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो देखो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस जे का, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, माइनस जे का। तो इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप ये वाला तरीका भी आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो।